अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ बेसिक कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स एंड आई एम मोहम्मद मुगिस आज़ाद। तो अब आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि इकोनॉमिक्स के जो बुनियादी तस्वुरात हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स और दूसरा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम आमतौर पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स की। जस्ट लाइक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फ़िज़िक्स क्या है कि फ़िज़िक्स में हम टेम्परेचर, वेट, लोड, इस तरह के हम मोमेंटम, फोर्स, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ़िज़िक्स का ये एक सेंट्रल पॉइंट या उसका एक सब्जेक्ट मैटर है जिसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उनका एक थीम है, उनका एक कोई सेंट्रल पॉइंट है जिसको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके बारे में डिफरेंट इकोनॉमीज़ की जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन। एडम स्मिथ का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो स्कूल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ 1723 टू 1719 का एरा है। एडम स्मिथ ने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज़ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ which studies the production, consumption, distribution and exchange of wealth। इकोनॉमिक्स दौलत का इल्म है जिसमें हम उसकी पैदावार के बारे में देखते हैं, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ वेल्थ? वेल्थ क्या है? वेल्थ में आ जाती हैं हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल एंड ऑल। जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वेल्थ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगी कि वेल्थ और इनकम में फ़र्क है। वेल्थ जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, जबकि इनकम क्या है, फ़्लो कंसेप्ट है। जो कुछ हम होल्ड कर रहे होते हैं, जो भी कोई पर्सन होल्ड कर रहा होता है वो उसकी वेल्थ होती है। जबकि इनकम क्या है, जो आपकी मंथली सैलरी है, प्रॉफिट है, कोई डिविडेंड वगैरह है, वो आपकी इनकम है। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को फोकस किया है वेल्थ की तरफ, कि जो इकोनॉमिक्स है ये वेल्थ का नॉलेज है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और किस तरीके से कंज्यूम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज किस तरह से होती है। जिसमें एडम स्मिथ ने ये बताया कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पूरी इकोनॉमिक्स के आपकी बुक में ये बार बार रिपीट होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये एक बेसिक यूँ समझने के बेसिक पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में यूज़ किया जाता है। दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब ये 4 फैक्टर्स होंगे तो हम कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली एडम स्मिथ ने सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे। तो एडम स्मिथ के मुताबिक प्रोडक्शन के लिए इन 4 फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। जब ये 4 फैक्टर्स होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाती हैं तो ये मार्केट में आती हैं। मार्केट में आती हैं तो कंज्यूमर इनको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम करते हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो हमारी कंजप्शन पॉसिबल होती है। थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है? एडम स्मिथ के मुताबिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान में होती है। लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती है कि लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिट देते हैं। तो ये जो रिवार्ड्स हैं, लैंड को रेंट, कैपिटल को इंटरेस्ट, ये क्या है, ये जो रिवार्ड्स हैं एडम स्मिथ के मुताबिक ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं।
एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ मीन कि किस तरीके से वेल्थ जो है वो वन हैंड टू सेकंड हैंड किस तरीके से मूव कर रही है, किस स्पीड के साथ किस तरीके से वो आगे मूव कर रही है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन देयर इज़ नो डाउट कि बहुत अच्छी थी उस टाइम पीरियड में 1776 में, लेकिन इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। मोरलिस्ट हैं कार्लाइल एंड रस्किन, जिन्होंने इस डेफिनेशन को मैमन वर्शिप और डिसमल साइंस करार दिया कि एक ऐसी इबादत है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मैमन वर्शिप है, और एक अफसरदा सी साइंस है, ये रुखी फिकी सी साइंस है जिसका कोई मकसद नहीं, सिर्फ इसमें सिर्फ दौलत का ही जिक्र किया गया कि और इसके अंदर एस्पेक्ट्स को, कोई और पॉइंट्स को डिस्कस नहीं किया गया। कुछ थिंकर्स का ख्याल ये है कि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन वो पिग फ़िलासफ़ी है, यानी खाओ पियो और सो जाओ। जैसे पिग होता है वो खाता पीता और आराम करता है, इसी तरीके से एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ को फोकस कर रही है। तो सिर्फ दौलत कमाओ और उसके बाद आप आराम करो, इसमें दौलत के अलावा कोई और चीज़ नहीं है, कोई और एस्पेक्ट नहीं है, लिहाजा उन्होंने इसको पिग फ़िलासफ़ी का नाम दिया। अदर पॉइंट्स ये हैं कि एडम डिड नॉट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम ने ये नहीं बताया कि हम अगर वेल्थ को स्टडी करें तो इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज वगैरह है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनका मकसद क्या है, इनका पर्पस क्या है, ये भी डिस्कस नहीं किया गया। और लास्ट पॉइंट हमारा ये कि डेफिनेशन है लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। चूँकि एडम स्मिथ ने सिर्फ अपना फोकस वेल्थ के ऊपर किया है, लिहाजा और दूसरे एस्पेक्ट्स को इसने पॉइंट आउट नहीं किया। दूसरे और बहुत सारे पॉइंट्स जिनको पॉइंट आउट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो इस वजह से इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया है, वो सिर्फ वेल्थ तक ही कंसंट्रेट हो गया है और इससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये बेसिकली हमारा जो क्रिटिसिज्म है, इसमें 2-3 पॉइंट्स ही आपके लिए काफ़ी हैं। एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन आती है वो है एल्फ्रेड मार्शल की। अब हमें जो सब्जेक्ट मैटर की हम बात कर रहे थे, एडम स्मिथ ने जो सब्जेक्ट मैटर बताया है इकोनॉमिक्स का, वो उसने वेल्थ को फोकस करते हुए बताया है। एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक, एल्फ्रेड मार्शल का स्कूल ऑफ थॉट है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिसमें एल्फ्रेड मार्शल ने डिफ़ाइन किया इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस, जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू लर्न। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisite of well-being. ये इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन कौन से हैं हमारे, मिसाल के तौर पर एक शख्स सोल ट्रेडरशिप है, वो अपना ही कारोबार चला रहा है, वो सिर्फ अपनी ही एक्टिविटी को के अंदर इन्वॉल्व है, वो किसी दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर रहा, वो उसका एक इंडिविजुअल एक्शन है। वो एक सामान लेता है कहीं से और दूसरी जगह जाके बेच देता है, वो एक इंडिविजुअल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो वो सोशल एक्शन में आ जाएगा। तो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में इंडिविजुअल और सोशल एक्शन दोनों ही तरह के पाए जाते हैं और हम इनको आसानी से देख सकते हैं। अब इनका मकसद क्या है, जो इंडिविजुअल और सोशल एक्शंस हैं, इनका मकसद क्या है, मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट। अब ये जितने भी इंडिविजुअल और सोशल एक्शन हैं जो या इनफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर अंजाम दिए जा रहे हैं, उनका मकसद वो कहते हैं मटेरियल रिक्विजिट है। मटेरियल रिक्विजिट का मतलब मादी ज़रूरियात को पूरा करना, ताकि हम इंसान अपनी फलाह कर सके, ऑफ वेलबींग, उन मादी ज़रूरियात को पूरा करते हुए अपनी फलाह करें। तो एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक सिर्फ वही एक्टिविटीज़
बेहतर होंगी जिनसे हमारी मादी ज़रूरियात पूरी हों और हमारी फ़लाह हो। इकनॉमिक्स इज़ वन हैंड द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो यहाँ से उसने ये बात अखज़ की है कि इकनॉमिक्स हमारी एक तरफ तो दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ स्टडी ऑफ मैन है, यानी इंसान का इल्म है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम इसमें इंसान को भी फोकस करते हैं, इंसान की फ़लाह को भी फोकस करते हैं। ना सिर्फ ये कि हम दौलत के ऊपर बहस करते हैं, बल्कि दौलत के साथ साथ इंसानों की फ़लाह भी देखते हैं कि क्या वो जो दौलत है, जो वेल्थ है, क्या वो इंसानों की फ़लाह के लिए बेहतर है या नहीं है। सो दिस इज़ एल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन। हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। एल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दी थी, जो कि 1890 में पब्लिश हुई। अब एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के स्कोप को मज़ीद बेहतर किया और जो इकोनॉमिक्स का जो फुली जो कंसंट्रेशन थी वेल्थ के ऊपर थी, अब वो वेल्थ से किस तरफ आ गए, हम वेल्थ के साथ साथ हम वेलफेयर की तरफ भी मूव कर गए। कि अब हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो पर्पस है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का, वो वेल्थ ही नहीं है, बल्कि वेल्थ सिर्फ वो वेल्थ जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करे, वो वेल्थ हम जनरेट करें जिससे ह्यूमन वेलफेयर मुमकिन हो सके। तो एल्फ्रेड मार्शल का ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। जो इसका एक मेन पॉइंट जो यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, एल्फ्रेड इग्नोर द नॉन मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। नॉन मटेरियल रिक्विजिट्स कौन सी हैं ह्यूमंस की? एजुकेशन है, हेल्थ है और इंश्योरेंस है। एक हमारी मादी ज़रूरियात हैं, दूसरी है गैर मादी ज़रूरियात। गैर मादी ज़रूरियात में हमारी वो सर्विसेज आ जाती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते बज़ाहिर। ये कोई अशिया नहीं होती, बल्कि ये इंटेंजिबल आइटम्स हैं। जैसे एजुकेशन है, टीचर्स की सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज हैं, ठीक है, बैंक्स की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं। तो ये वो सारी सर्विसेज हैं जो नॉन मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन है, और इनके बगैर भी जो है वो सोसाइटी मूव नहीं कर सकती। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में ओनली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स का जिक्र किया। इस वजह से इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है लायनल रॉबिन्स 1898 to 1984। लायनल रॉबिन्स का स्कूल ऑफ थॉट है स्कूल ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। लायनल रॉबिन्स ने अपनी बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस 1932 में लिखी है, जिसमें इकोनॉमिक्स को उसने डिफ़ाइन किया है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड कॉस मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। कि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है एंड्स और स्कॉस मीन्स के दरमियान। अब एंड्स क्या हैं? एंड्स का मतलब हमारी ख्वाहिशात हैं, एंड स्कॉस मीन्स क्या हैं? हमारे वसाइल हैं। तो लायनल रॉबिन्स ने कहा है जो हमारी ख्वाहिशात हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो हमारे एंड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे मीन्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं वो कम हैं। स्कार्स का मतलब हमारे जो वसाइल हैं वो बहुत कम हैं, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। लेकिन वो जो वसाइल, जो ज़राए हैं, उनके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात हैं। तो लायनल रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली 2 पॉइंट्स यहाँ पे फोकस किया गया है, जो कि फैक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, जिन्हें हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे। कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, कि जब हमारी एक वांट पूरी हो जाती है तो दूसरी वांट हमारी जन्म ले लेती है, एंड थर्ड एंड फोर्थ, और इस तरीके से वांट्स हमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से जो हमारे जो वसाइल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि हम उन वांट्स को पूरा कर सकें। हमारे वसाइल जो है वो कम होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फैक्ट्स को
लिखा हुआ है रॉबिन्स के जो 4 फैक्ट्स हैं, जिसमें हमने 2 पढ़े हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड, हमें पता है कि जो इंसान की ख्वाहिशात हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती और वो बढ़ती ही हमेशा चली जाती हैं। जब एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी से तीसरी, और इस तरीके से इंसान ख्वाहिशात पूरी करता रहता है। और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। यहाँ पर हमें रिसोर्सेज को समझना होगा कि ये कौन से रिसोर्सेज हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो उसकी जो सैलरी है, जो उसकी इनकम है, अगर वो जॉब होल्डर है तो उसकी इनकम, अगर वो बिजनेसमैन है तो उसका प्रॉफिट, वो उसकी इनकम है, ठीक है। और वही उसके क्या है, रिसोर्सेज है। वो कोई इतने ज़्यादा नहीं होंगे जिससे वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके। वो उसकी जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। 30,000 सैलरी होगी, 50,000 होगी, 1 लाख होगी, आखिर जो उसके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लेकिन जो उसकी ख्वाहिशात हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। इंडिविजुअल की जब हमने बात की तो उसमें उसकी सैलरी आ जाती है या उसका कोई प्रॉफिट वगैरह आ जाता है, इनकम आ जाती है, ठीक है। डिविडेंड आ जाता है, अगर शेयर्स वगैरह आपने लिए हुए हैं तो डिविडेंड आपकी इनकम है। इसी तरीके से ये हम इंडिविजुअल की बात करें। अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें, मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कहाँ से आती है। गवर्नमेंट की इनकम आती है टैक्सेस से। गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स लगाती है और उससे क्या करती है, इनकम जनरेट करती है। तो जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो टैक्सेस से हासिल होते हैं और वो भी लिमिटेड होते हैं। लिहाजा एक इंडिविजुअल को या मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि उसके जो बहुत सारे अखराजात हैं, जो उसकी बहुत सारी वांट्स हैं, वो उन लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर रहते हुए वो किस तरीके से अपनी वांट्स को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो रॉबिन्स ने डिस्कस किया है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो हमारी सोशल लाइफ में, हमारी इकोनॉमिक लाइफ में ये पाया जाता है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, जबकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी। यहाँ पे मैं मैक्रो का लफ्ज़ यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। मैक्रो का मतलब है होल लेवल पे, ठीक है। इसको हम मज़ीद एक और लेक्चर में स्टडी करेंगे। 3rd and 4th पॉइंट की तरफ आते हैं कि ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट। जितनी भी हमारी ख्वाहिशात हैं वो सारी की सारी इक्वल नहीं होती। कुछ वांट्स ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी, कुछ होंगी जो लेस इम्पॉर्टेंट होंगी। हो सकता है किसी के लिए फूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और रेजिडेंस के ऊपर वो कम खर्च करें, फूड पे ज़्यादा खर्च करें। हो सकता है किसी के लिए फूड इधर इम्पॉर्टेंट ना हो, रेजिडेंस उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। सो दीज आर सम ऑफ वांट्स। कुछ होंगी जो लेस इम्पॉर्टेंट होंगी और कुछ होंगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आप चाहें तो उससे कुछ बाहर से खाना खा लें, आप चाहें तो उसको सेव कर लें, या आप चाहें तो उससे कोई और फर्नीचर का सामान या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ले लें। तो उसी 100 रुपये को आप मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके मुख्तलिफ़ इस्तेमालात होते हैं। आज हमने इन 3 डेफिनेशंस को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।